नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारतीय संविधान की सुपर मैराथन क्लास लेके आए हैं। और इस क्लास के अंतर्गत भारतीय संविधान से और भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हम लेके आए हैं। और ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें लगभग पूरा भारतीय संविधान और पूरी राज्य व्यवस्था इसमें सम्मिलित है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो साथियों इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो क्या हो जाएगा ए। अगला देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए भारत में हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। और पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? 2015 में। किनकी स्वर्ण जयंती पर? 125वीं जयंती थी बाबा साहेब की। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारत के संविधान के लक्षण और देश से ग्रहित, यानी कि कौन से लक्षण कौन से देश से लिए गए थे। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत जो पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता है कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से, यानी पहले में हो जाएगा 2 नंबर। फिर इसके बाद में संसदीय प्रणाली यूके से यानी ब्रिटेन से ली गई थी 1 नंबर। फिर आपातकाल लिया गया था जर्मनी से। देखिए इसमें जर्मनी से लिया गया है तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आपको ही पता है कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। ये हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से में है? 2 1 4 3 सी में है। सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का विचार लिया गया है। साथियों ये लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की बात करता है? तो करता है वो 368। किसमें? भाग 20 में। अगला देखिए, भारत के संविधान सभा के गठन किसके आधार पर किया गया था? यानी भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो साथियों ये किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? यह आया था जुलाई 1946 को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। फिर स्थायी अध्यक्ष बने। इस ऑप्शन के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। अगर राजेंद्र प्रसाद भी हो और स्थायी और अस्थायी पूछे तो अस्थायी में आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य था? देखिए प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, सॉरी क्या पूछा है? नहीं था। तो इसके अंतर्गत BR अम्बेडकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, न ही प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें आ जाएगा डी। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में
कौन सा क्रम सही है। देखिए कौन सा क्रम सही है, तो आपको प्रस्तावना तो याद ही होगी साथियों। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्रस्तावना में क्या निहित है। देखो प्रस्तावना का अर्थ होता है उद्देश्य, और उद्देश्य भारत का क्या है, संविधान का मूल दर्शन है। क्या है, मूल दर्शन है। अगला देखिए, निम्नलिखित को प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी संविधान में जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार इन शब्दों को क्रमानुसार लिखा गया है। तो देखिए भारत में तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है तथा धर्म उपासना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद में अवसर और प्रतिष्ठा की समान समता है और बंधुत्व लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा साथियों 4 2 1 3। देख कहाँ पे है, 4 2 1 3 बी में है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में थे। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। 1976 में हुआ था, तो इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA। साथियों मैंने ट्रिक भी बताई थी, समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये क्रम वाइज है, इसी प्रकार से इनको जोड़े गए थे। तब ये कह रहा है कि कौन जो पहले थे, तो पहले कौन थे, तो एकता, भारत की एकता और लोकतंत्रात्मक, यानी 3 व 4। अब देखो 3 और 4 इसमें कहीं है क्या ऑप्शन में, 3 और 4 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, 3 और 4, ये 2 की जगह यहाँ पे आएगा 3 और 4, सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये मिसप्रिंट है इसमें। अगला देखिए, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया। संविधान सभा ने, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव साथियों, या आप अगर इसमें 13 दिसंबर करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पारित की बात कर रहा है, ये तो ना पेश की, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था, तो 13 दिसंबर को तो रखा गया था, लेकिन पारित कब हुआ था, पारित की बात कर रहा है, तो इसमें 22 जनवरी 1947 ऑप्शन आएगा। अगला देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में 28 राज्य है, पहले 29 हो गए थे, जो जम्मू कश्मीर को तोड़ के और जम्मू और लेह लद्दाख क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके साथ ही अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 29वां राज्य कौन सा था, तेलंगाना। कौन सा था, तेलंगाना। अभी आया था ऊपर, यानी अब आ जाएगा। अन्य रियासतों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया, यानी कि बहुत देरी से जिनको शामिल करने के लिए भारत को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और वो रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों को अलग अलग, एक को जूनागढ़ को जनमत संग्रह हैदराबाद नहीं मिलना चाह रही थी, उसके लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया और पुलिस के द्वारा इसको इसमें सम्मिलित किया गया, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के आधार पर। अगला देखिए, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि कमी नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है, यानी कि पहले परमिशन लेनी पड़ती है। देखो ये जो काम करता है वो करता है संसद, ये काम कौन करती है, संसद करती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मंजूरी किसकी आवश्यक है, तो मंजूरी राष्ट्रपति की। तो आंसर बी हो जाएगा। संसद, मैंने साथियों बताया कि ये ना, ये काम कौन करती है, संसद करती है, लेकिन मंजूरी किसकी चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है, ये नाम परिवर्तन वाला। अगला देखिए, ये कौन से अनुच्छेद में आता है, ध्यान रखिए, ये अनुच्छेद 1 और 2 में आता है।
2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य का निर्माण हुआ। तो साथियों किसका हुआ था, अभी बताया था ना, 29वां राज्य बना था। कौन बना था? तेलंगाना। कौन बना था? तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अगला देखिए, भारत के किस भाग में वह किन अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन है या नागरिकता संबंधी उल्लेख है? देखिए, नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है और 5 से 11। तो भाग 2 और 5 से 11। एक में क्या आता है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं भाग 1 में। फिर इसके बाद में देखिए, जो भाग 3 है, इसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से लेके 35 तक। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक 36 से लेके 51 तक। इस प्रकार से वर्णन है। तो साथियों आगे अगला प्रश्न देखिए, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति का प्रावधान है? ये है नागरिकता अधिनियम 1955। साथियों आपको पता ही होगा कि 2019 में नागरिकता संशोधन बिल आया था, उसको लेकर देश में काफ़ी हंगामा हुआ था। तो ये मूल जो है 1955 का है। अगला देखिए, सूची मिलानी मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। देखिए, जो पहला है समता का या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। देखिए, 14 में विधि के समक्ष है, 15 में धर्म, जाति, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, 16 में अवसरों की समानता, 17 में अस्पृश्यता और 18 के अंतर्गत क्या है? उपाधियों का अंत। फिर इसी प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में है साथियों आपको ही पता है 20 में क्या है? 20 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण स्वतंत्रता। फिर इसके बाद में 21 में प्राणदयी स्वतंत्रता है, 22 में अपराध मुक्त की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या होगा? 20 में तो आएगा अपराध दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता और 22 में आएगा गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता। इस प्रकार से मैंने शुरू में वो बता दिया था, 20 में अपराध आएगा और 22 में गिरफ्तारी का आएगा। अगला देखिए, फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है। 23 में बलात्सर्म यानी किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, बेगार नहीं ले सकते हो। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करवाना गैर कानूनी है। फिर 25 से 28 तक ये धर्म की स्वतंत्रता है। 25 में अंतःकरण की और आचरण की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से ऐसे ही इसमें 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो साथियों अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें मिला, तो ये कह रहा है कि मिलाना है, तो ये सही है, सभी मिले हुए हैं। तो 1 2 3 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 ये आंसर। संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? तो देखिए, जब संविधान लागू हुआ तो कौन कौन से मौलिक अधिकारों में शामिल थे? तो समानता का था, शोषण स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संवैधानिक उपचारों का, तो और संपत्ति का। 7वें सम्मिलित थे। 7वें को हटाया गया है। कब हटाया गया था साथियों? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में इसको हटा दिया गया। और ये पहले कितने नंबर पे आता था? 31 नंबर पे। किस पे आता था? 31 पे। फिर इसको अभी क्या बनाया है? 300 का कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल अधिकार नहीं है? क्या पूछा है? अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। देखो, शिक्षा पाने का तो मूल अधिकार हो गया, अनुच्छेद 21 का आपको ही पता है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय। तो ये फिर काम पाने का अधिकार, फिर इसके बाद में देखिए
तो काम पाने का अधिकार नहीं है। संगम बनाने का बिल्कुल है। कोई वृत्ति करने का, वृत्ति का अर्थ है यहाँ पे व्यापार। आपको पता है कि जो अनुच्छेद 19 है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं सम्मिलित है। उसमें से व्यापार, संघ बनाने की, सम्मेलन करने की, विचार की अभिव्यक्ति की, तो वो सभी स्वतंत्रताएं किसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2, केवल 2। तो केवल 2 किस में है? सी में। यह आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल है, यानी कि समानता में कौन कौन से शामिल है। तो देखिए, ये अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष, ये अनुच्छेद 15, फिर ये अनुच्छेद 16, फिर ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उपाधियों का अनुच्छेद 18। तो 14 से लेकर 18 तक समानता का वर्णन, तो ये सभी आ जाएंगे। तो इसमें क्या जाएगा? 1 2 3 4 5। तो क्या पूछा? इसमें शामिल नहीं है। तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगला देखिए, अगला है साथियों, इसमें युग्मों को सम्मिलित कीजिए, हमें मिलाना है। देखिए, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको पता है साथियों 21 का भी आया था, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का, यानी कि संघ बनाने का। फिर इसके बाद में कोई पैसा चुनने का, और ऊपर ए है अभियुक्त या सजा, तो सजा पाए लोगों का अधिकार। इसके अंतर्गत ऐसा है कि जो ये आ जाएगा A22 में, इसी के अंदर गिरफ्तारी होती है। और देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। फिर देखिए, शांतिपूर्ण जमा होने का अनुच्छेद 19B। फिर इसके बाद में देखिए, ये अनुच्छेद ये 19G, ये हो जाएगा। लास्ट में व्यापार आ जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, A B C D E, और इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा जी वाला, पैसा वाला। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या आ रहा है, कैसे मिलान में कैसे आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि मिलाने में आसानी। यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, और लास्ट में ये आ जाएगा 4, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो साथियों, इसमें से देखिए, अनुच्छेद 14 यानी विधि के समझ सही है। 17 अस्पृश्यता का अंत, इसमें भी सही है अस्पृश्यता वाले में। फिर 19 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद ये आ जाएगा 33 में, देखो संवैधानिक उपचार किस में आते हैं? 32 में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। छः से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? देखिए, ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन सा अनुच्छेद? 21 का। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य कौन सा था? 11वां। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? तो PN भगवती को। किसको माना जाता है? PN भगवती को। फिर इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि जिन्हें मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर
भारत की जो संसद है कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसके असंगत है तो वह शून्य हो जाएगा, अर्थात वह स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात किस में कही थी? ये कही थी गोलकनाथ बनाम 1967 में कही थी। 1967 में गोलकनाम ये वाद आया था, गोलकनाम बनाम भारत संघ 1967 में। केशवानंद कब आया था? 1973 में। मिनर्वा मिल्स कब आया था? 1980 में। और मेनका गांधी कब आया था? 1978 में। ये चारों वाद इस प्रकार से आए थे अलग अलग। केशवानंद भारती में यानी कि इसके अंतर्गत क्या दिया था? संविधान का मूल ढांचा यानी संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? देखिए इसके अंतर्गत आ जाएगा अनुच्छेद 21। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 21 में प्राणदायी स्वतंत्रता आती है, जिसके अंतर्गत मनपसंद व्यक्ति को से शादी करने का भी अधिकार आता है इसमें। अब देखिए 19 इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें आचरण की धार्मिक स्वतंत्रता। और 29 के अंतर्गत भाषा, किसी भी अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, इस प्रकार उनसे संरक्षण की स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा की रक्षा का अधिकार आता है इसके अंतर्गत। तो ये तो 21 आ जाएगा। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? देखिए सामने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया यानी बंदी बनाया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा। अगला देखिए, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपनी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? देखिए इसके अंतर्गत न्यायालय जारी करेगा परमादेश। कौन सी जारी करेगा? परमादेश। फिर अगला देखिए, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई कर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो इसके अंतर्गत आएगा देखिए प्रतिषेध। इसमें आ जाएगा प्रतिषेध, मनाही, यानी कि निचली अदालत उसकी सुनवाई नहीं करेगा जो उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो प्रतिषेध या निषेध आदेश। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देखिए देश के शासन के लिए आधारभूत है, आप ऑप्शन देख लीजिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो शासन की बात कर रहा है साथियों, इसके अंतर्गत कंफ्यूज नहीं होना है हमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि शासन की बात करते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो ये है अनुच्छेद 51। क्या है ये? अनुच्छेद 51 का नहीं, सॉरी, केवल 51 है। कौन सा है? 51। और 51 के में क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, इसको विदेश नीति का भाग भी माना जाता है। तो किस में आएगा? 51 में। और 51 किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत देखा जा सकता है? देखिए भाग 4 के अंतर्गत यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। तो इसके अंतर्गत देखिए प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव। देखिए साथियों, ये आप सीरियल याद रख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगा। वन, झील, नदी, वन्य जीव, क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले क्या आएगा? वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये इस प्रकार से क्रम पूछा जा सकता है। फिर इसके प्रारंभिक सेवा की देखरेख, और जब तक कि सभी बालक 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले तब तक उन्हें शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल है, ये अनुच्छेद 45 है। कौन सा है? ये अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45।
तो ये कह रहा है कि अब देखिए ये तो हो गया मौलिक कर्तव्य, ये तो क्या है मौलिक कर्तव्य 51 के अंतर्गत आ रहा है। तो इसने पूछा है कि केवल भाग 4 में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में तो केवल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से को सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 36 के अंतर्गत परिभाषा दे रखी, क्या दे रखी है राज्य की परिभाषा। फिर 40 में पंचायतों का गठन, 42 में प्रसूति सहायता और 46 में SC/ST के कल्याण हेतु उपबंध। तो यानी 1 2 3 4 क्या जाएगा 1 2 3 4। अगला देखिए इसमें भी मिलान है। अनुच्छेद 40 अभी आया था पंचायतों का गठन। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन और 49 राष्ट्रीय स्मारक। तो क्या देख इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, नीचे तो आ रहा है 3 और 4 तो मिले हुए हैं, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मिलान वाले में ऐसा है अगर आपको 1 आ रहा है तो भी बहुत सी बार आपके मिलान हो जाता है, तो आपको जो सबसे अच्छा आ रहा है उसको पहले मिलाइए, हो सकता है 1 से आपको अच्छे से आपका आंसर निकल जाए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 42 श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में। तो ये एक नया जोड़ा है और इसको जोड़ 43 के अंदर जोड़ा है। किस में जोड़ा है तो 39 क में क्या है 39A में देखे 39 क या 39A में निःशुल्क विधिक सहायता, क्या है निःशुल्क विधिक सहायता है 39। 45 में क्या है अभी आया था शिक्षा। 38 में क्या है तो 38 में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि की हेतु या अभिवृद्धि हेतु राज्य के लिए कुछ उपाय करेगा, इस प्रकार की अवधारणा इससे मिलित है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्य कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसके अंतर्गत पहला मूल संविधान में, देखिए ध्यान से पढ़िए, मूल संविधान में 10 कर्तव्य थे, मूल संविधान में एक भी नहीं था। फिर अगला देखिए मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, नहीं। फिर इसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान तो लिखा हुआ मनोवैज्ञानिक लिखा हुआ है, लेकिन प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो तीनों ही गलत है। क्या है तीनों ही गलत है। अब क्या पूछा है इसने, सही पूछा है ना, सही पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों ही गलत है। अगला देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4A जोड़े गए थे। देखिए भाग 4A किससे जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 1976 में। देखिए इसके अंतर्गत सरकारिया जो आयोग है वो आया था 1983 में। कब आया था 1983 में। फजल अली आयोग कब आया था 1953 में। ये तो केंद्र और राज्य से संबंधित है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और किस में आता है अनुच्छेद 51 में आता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो किस में कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए 51 क में। किस में जोड़े गए थे 51 क में।
निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? तो कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? देखिए साथियों, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी तीनों ही है, 1 2 3। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? देखिए, ये अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। किसी क्षेत्र को संवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो सर्वसम्मति से चुने गए थे? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी, जिनको निर्विरोध भी कहा जाता है। निर्विरोध हुए कब हुए थे ये? 25 जुलाई 1977। तब से लेकर आज दिन तक प्रत्येक 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। ये परंपरा यहीं से चली थी। कहाँ से? नीलम संजीव रेड्डी से। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए, अध्यादेश कब जारी करते? कानून बनाने के लिए। जब संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा हो या संसद में दोनों सदन नहीं चल रहे हो, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति को ज़रूरत होती है कि भाई कानून बनाना है और देश को कानून की आवश्यकता है, तो वो कहलाती विधायी। तो इसमें से कौन सा अधिकार है उसका? देखो, प्रशासनिक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, न्यायिक नहीं है, तो विधायी है। कौन सा है? विधायी है। कानूनी अधिकार है। अगला देखिए, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? देखिए, इसमें से लोकसभा के सभी सदस्य, सभी का मतलब 2 मनोनीत भी आ गए तो भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य तो विधान परिषद में भी मनोनीत आते हैं तो वो भी भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी भाग नहीं लेते। विधानसभा के सभी सदस्य तो विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत होता है, वो भी भाग नहीं लेते। तो 1 2 3 4, यानी चारों ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, चारों गलत हो गए। अगर इनमें निर्वाचित आता तो फिर भी ऑप्शन बैठ जाते हैं। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है भारत के सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। यानी अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक के रूप में काम किया? तो मुख्य न्यायाधीश ऐसे कौन थे जिन्होंने कार्यवाहक? तो ये थे एम हिदायतुल्लाह। कब किया था? 1969 में। कब किया था? 1969 में। देखो, ये PN भगवती है, ये जनहित याचिका के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। हीरालाल जेकानिया, तो H जेकानिया कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का समाधान की शक्ति, भारत का महान्यायवादी, संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना। तो देखिए, इसके अंतर्गत साथियों, महाभियोग 61 में, समाधान 72 में, महान्यायवादी 76 में, 85। तो 1 2 3 4। देखिए, ये संसद को भंग करने का, संसद देखिए यहाँ पे संसद सत्र, यहाँ पे लोकसभा का सत्र, संसद के जो सत्र होते हैं, अगर लोकसभा की बात करें पूरी संसद को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। देखिए,
क्यों भंग नहीं कर सकता है? संसद के अंदर राज्यसभा भी आती है, तो राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, इसलिए उसको नहीं कर सकता। 1 2 3 4, 1 2 3 4। लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो कौन कर सकते हैं बताइए? लोकसभा को भंग राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है इसमें, तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो विशेषाधिकार नहीं है तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं अनुच्छेद 110 के तहत। देखिए इसके अंतर्गत लोकसभा कितने आएगा? अभी आया था 85 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में आ जाएगी? 75 में। इस प्रकार से। अगला देखिए, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आप देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के लिए। लेकिन व्यक्तिगत पूछा है तो व्यक्तिगत वो राष्ट्रपति के, क्योंकि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किसके लिए है? अटॉर्नी जनरल के लिए, महान्यायवादी के लिए। सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो संवैधानिक देखिए, संवैधानिक पद उसे कहते हैं जो संविधान में कहीं ना कहीं अनुच्छेद में किसी न किसी में लिखा हुआ होता है। तो देखिए ये आ जाएगा अनुच्छेद 76, यह आ जाएगा अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, यह आ जाएगा अनुच्छेद 148। तो क्या बचा है? सॉलिसिटर जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में कौन सा कथन सही है? देखिए 75(2) में लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। फिर आगे देखिए, तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, भारत की जनता के प्रसाद पर्यंत। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला देखिए, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 165। किस में? 165 में। अगला देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो दोनों कथनों पे विचार कर लीजिए साथियों। देखिए राज्यपाल का जो वेतन है होता तो संचित निधि पे है, लेकिन भारत की पे नहीं, तो ये गलत हो गया। ये कह रहा है कि 356 मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली जाती इसमें, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो गए। तो क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा है तो सही नहीं है, तो कौन? दोनों ही सही नहीं है। देखिए इनके ऑप्शन देखिए, ना तो एक सही है ना दो सही, तो ये दोनों ही ऑप्शन मिलते जुलते हैं। अब हमें क्या करना है? ऐसे प्रश्नों को ये करना है। राज्य संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें आ जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। तो राज्य अपने आचरण के प्रति, देखिए जो राज्यपाल, तो राज्यपाल जो है वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा
वो व्यक्तिगत आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी, अभी महाधिवक्ता आ गया था अनुच्छेद 65। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखिए, नियुक्ति की बात कर रहा है। फिर भारत के संविधान के दो बंद जो कि सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की बात कर रहा है। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है इसमें? देखिए कौन सम्मिलित है इसमें साथियों? क्षेत्राधिकार में जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसमें मौलिक को प्रारंभिक भी कहते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है 131। देखा, अपीलीय क्षेत्राधिकार है 132। और सलाहकारी यानी कि राय किस में देता है? देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 143 के तहत क्या मांग सकता है? राय मांग सकता है, लेकिन ये राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। रीट किस में आती है? सुप्रीम कोर्ट की रीट आती है 32 में। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा इसके सभी 1 2 3 4 यानी डी, चारों ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने के रीट समझ, यानी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट की रीट किस में आती है? 32 में। उच्च न्यायालय की रीट किस में आती है? 226 में। फिर उच्चतम न्यायालय अपने आदेश यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन किस में आता है? 137 में। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस में आता है? 124 में। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसमें आ जाएगा 32 में, यानी 3, फिर इसके बाद में 3 के बाद में 4, फिर 4 के बाद में देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, फिर 2, और फिर इसके बाद में ये आ जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया इसका, चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन? देखिए, अभिरक्षक कौन है भारतीय संविधान का? तो आपको ही पता है साथियों, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि यानी इस पदों को बढ़ाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। किसके पास में है? संसद के पास में। फिर इसके बाद में देखिए, लोकसभा की संरचना के संदर्भ में उक्त कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला देखिए, फिर इसके अंतर्गत ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। तो बिल्कुल है लोकसभा से, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में 545 है। तो तीनों ही सही है, 1 2 3 सही। लोकसभा में कम से कम सत्र बुलाते हैं, तो साल में 2, 1 वर्ष में 2, यानी 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। राज्यसभा के संदर्भ में देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में अनुच्छेद 80 बिल्कुल सही है, 250 निर्धारित है, 245 है। तो 1 2 3। फिर आगे देखिए साथियों,
बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि ये क्लास ऐसी है जिसमें सभी प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लगभग सारे प्रश्नों को कवर करती है ये क्लास। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यसभा के सदस्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं? विधानसभाओं द्वारा। अगला देखिए, सुमिलित करना है। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और ये 85। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं तो सिर्फ लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। अनुच्छेद 88 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य नहीं है, उसमें तो 78 में। किस में है? 78 में। फिर इसका सदन में मंत्रियों के अधिकार, सदन में मंत्रियों की, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो स्थायी समिति नहीं है तो ये तो लोक लेखा समिति, पीसीए, आकलन और सार्वजनिक उपक्रम, तीनों ही है, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। तो अस्थायी समिति कौन सी है? तो अस्थायी समिति है तदर्थ समिति। कौन सी है? तदर्थ। क्या उसको बोलते हैं एडोक कमेटी। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखो, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है, तो वो धन विधेयक होगा कि नहीं होगा इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा द्वारा किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक सकता है? तो मात्र 14 दिन, यानी कि 2 सप्ताह। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध है? तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 69। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए, सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। इसके सदस्य 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। और 30 ही किसके सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के? लोकसभा के। कोई भी इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है? तो ये जब है ना अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते की बात होती है तो संसद बिना किसी से पूछे कानून बना सकती है, यानी कि किसी भी राज्य की बिना सहमति के बिना भी कानून बना सकती है। देखिए, कानून बनाने की जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों में देखिए जो 249 है, इसमें तो राज्यसभा यानी कि राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। फिर इसके अलावा जैसे अगर 252 की बात करें तो 252 के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करें, आपस में मिलकर और संसद को कहे कि भाई हमारे को इस कानून की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ऐसा बना सकते हैं। और 250 में 250 के अंतर्गत क्या होता है कि जो संसद है अगर उसको लगता है कि कानून बनाने की ज़रूरत है, जिसमें क्या कि जो केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर बना सकती है। अगला देखिए, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? देखिए, अनुमोदन की बात कर रहा है तो अनुमोदन के लिए भारत के संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको कहते हैं बजट, इसको क्या कहते हैं?
वार्षिक वित्तीय विवरण को कहते हैं बजट। सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो कौन निर्धारित करे, तो वो निर्धारित राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, जो बजट प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति करवाते हैं, लेकिन बजट कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री। कौन करता है? मंत्री, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति है? देखिए, ये है पीसीए। कौन सी कमेटी है? पीसीए, यानी लोक लेखा समिति, जो केग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच कर सकती है। किसकी? केग की रिपोर्ट। केग किस में आता है? 148 में, अनुच्छेद 148 में। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाएं किसके द्वारा सर्जित की जाती है? तो ये की जाती है राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा। राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है, अनुच्छेद 312 के अनुसार। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला लिए। देखिए, ये मिलान से क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न अपने एक साथ क्लियर हो जाते हैं। धन विधेयक 110 सही है, बजट 112 सही है, विनियोग 114 सही है, संयुक्त अधिवेशन 108 सही है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है 164 में। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगला देखिए, 67 में क्या है? तो 67 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसको देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को। ध्यान रखना, राज्यपाल को नहीं देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा, मुख्यमंत्री को नहीं देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? देखिए, दल बदल पर एक 10वीं अनुसूची आई थी। कौन सी आई थी? 10वीं अनुसूची। कब आई थी? तो ये आई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब आई थी? 1985 के अंतर्गत आई थी। तो ये आंसर हो जाएगा। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक। कोई भी इलेक्शन नहीं जीते फिर भी वो 6 माह तक मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है विधान परिषद की। फिर अगला देखिए, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। सामूहिक रूप से पूछा, अगर व्यक्तिगत मंत्री के लिए पूछे तो राज्यपाल के, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? देखिए, जो राज्यपाल है वो आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200। कौन से? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ये हाल ही में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था साथियों, 2nd ग्रेड के एग्जाम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग देखिए, विधानसभा है, राज्यपाल है, विधान परिषद है, मुख्यमंत्री नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी भारतीय
राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी। कहाँ की है? यूपी की। कब बनी थी? 1963 में। कब बनी थी? 1963 में। तो सरोजिनी नायडू कौन थी? तो ये पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? पहली महिला राज्यपाल। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महासचिव या संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने वाली पहली महिला थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 यानी कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए सशक्त है? तो इसके अंतर्गत देखिए भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को अगर लगे तो वो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 263 याद रखिए अंतर्राज्य परिषद के लिए। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग MM पुंछी, मदन मोहन पुंछी आयोग आया था 2007 में। कब आया था? 2007 में। इसने क्या केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा की थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची में शामिल नहीं है यानी सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है साथियों। देखिए जो डिफेंस है वो तो केंद्र में है, बैंकिंग भी केंद्र में है, वायुसेना भी केंद्र में है। तो ये जो है ना ये भूमि है, ये राज्य सूची का विषय है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? देखिए संघ सूची का है, पहले तो नहीं पूछा था, अब पूछ रहा है ये है। तो संघ सूची का विषय पुलिस, बंदरगाह, व्यापार वाणिज्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए पुलिस राज्य सूची का है, वाणिज्य और व्यापार राज्य सूची का है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है। तो बंदरगाह है, जो पोर्ट है वो अभी भी केंद्र सूची के विषय हैं। वर्ष 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर। किसके? सरकारीय आयोग आया था 1983 में और इसने 4 साल बाद यानी 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और फिर 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की। संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है? तो ये निर्धारण करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, अनुच्छेद 239 जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। किससे है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। देखिए इसके अंतर्गत जो नागालैंड है वो फिर अनुच्छेद, देखो कितना डिफ़िकल्ट प्रश्न है कि 371 क, 371 ग, 371 च और 371 छ। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा जो 371 क है वो नागालैंड से है, ग वो आंध्र प्रदेश से है और च सिक्किम से और छ मिजोरम से है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है? पहले में ही 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है? तो विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया है 12। कितने राज्यों को? 12 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बहुत ही शानदार। अगर आप इस प्रश्न को एक बार केवल प्रश्न को पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि सारी भाषाएं तो हमें याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसलिए साथियों कभी भी बिना ऑप्शन पढ़े प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। ऑप्शन पढ़ने के बाद में भी नहीं आ रहा तो फिर नेपाली, कोंकणी, संथाली 90% तो इस पर नेपाली पे क्लिक करते, फिर बाद में नीचे दे रखा है राजस्थानी, तो क्या आ जाएगा? राजस्थानी।
राजस्थानी को दर्जा नहीं है, नेपाली तो है 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं हैं, कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता है। और मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता थी? 14 भाषाओं को, फिर बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से संबंधित उपबंध। देखिए 352 क्या बताता है? वित्तीय आपात, ये तो 360 बताता है। फिर ये कह रहा है कि राज्यों में संवैधानिक विफलता, ये बताता है 356। फिर ये कह रहा है कि संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों में प्रवर्तन का निलंबन, ये भी नहीं है। फिर ये राष्ट्रीय आपात, तो क्या बताता है? राष्ट्रीय आपात 352 में। अब तक कितनी बार लगा है? तो अब तक 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962, 1971, 1975। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के समय, और 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने 75 में। फिर अगला देखिए साथियों, तो क्या आंसर आ जाएगा? 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो इसके अंतर्गत देखिए, जो युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत 1978 में आंतरिक अशांति के जगह पे क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो बी आंसर सही है इसमें। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। अपवाद, यानी 2 ऐसे मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? देखिए अनुसूची 3 के अंतर्गत और अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं। अनुसूची 3 में उनकी शपथ है जो भी विभिन्न पदाधिकारी है। अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 के अंतर्गत SC ST का प्रावधान है। और अनुसूची 6 में, 6 के अंतर्गत क्या है? अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मणिपुर, मेघालय ने असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के, जो इसके अंदर आ जाएगा डी, यानी 6ठी अनुसूची। उनके शासन का प्रावधान है 4 राज्यों के। अगला देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला देखिए, कालानुक्रम करना है। पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन को कालानुक्रम कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आई थी बलवंत राय मेहता समिति, कब आई थी? 1957 में। कब आई थी? 1957 में। ये तो आई थी 1957 में। फिर इसके बाद में ये आई थी 1977 में। फिर ये आई थी 1985 में और ये आई थी 1986 में। कालानुक्रम आप ही कर लीजिए कैसे हो जाएगा। 2-1 2-1, फिर इसके बाद में आ जाएगा 4-3, तो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न कौन कराता है? तो स्थानीय के बोला है, पंचायती राज के चुनावों को कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किस में आता है? 243
के में किस में आता है 243 के या ट, ये राज्य निर्वाचन आयोग इसके अंतर्गत आता है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कथनों पर विचार करना है हमें। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के कारण हटा सकता है। कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच संबंधी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है। सही पूछा ना दोनों? हाँ, तो दोनों ही सही है। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, चुनाव संबंधी मामलों का भारत निर्वाचन आयोग कौन करता है? भारत निर्वाचन किस में है? अनुच्छेद 324 में। अगला देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग एवं आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में देखिए, 15वें वित्त आयोग जो कि वर्तमान में चल रहा है, कब से लेके 2020 से 2025 तक, तो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम वित्त आयोग 1952, देखिए ये गलत हो गया, 1952 नहीं है, 1951 है। तो तीसरा गलत हो गया। जिसमें भी 3 आ रहा है पहले तो उनको काट दो। देखो, हल करने का तरीका भी आप सीख लीजिए। इसमें 3 आ रहा है, इसको काट दो, इसमें 3 आ रहा है, इसको काट दो, इसमें 3 आ रहा है, इसको काट दो, तो आंसर ऑटोमेटिक ही बच गया। इस प्रकार से आपको साथियों परीक्षा में हल करना है, और प्रश्नों को ऐसे ही हल करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा और इजी में हो जाएगा। अगला देखिए, संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षाओं का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसे प्रस्तुत किया जाएगा? जो प्रतिवेदन है वो हमेशा राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत होता है, फिर राष्ट्रपति उसको संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है। केक किस में आता है? केक 148 में आता है। ऐसे याद रख लीजिए, केक खाने का जो केक होता है ना बर्थडे पे, वो 148 रुपये का आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये साथियों के संतानम समिति कब आई थी? 1962 के अंतर्गत आई थी। कब आई थी? 1962 में। अगला है कि जनता दल की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल की परिस्थितियों की जांच हेतु कौन से आयोग का गठन किया था? तो कौन से आयोग का किया था? ये शाह आयोग का। किसका गठन किया था? शाह आयोग का। कब किया था? 1976 में। अगला देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश जिसमें भी 2 है उसको काटते जाओ आप पहले। देखिए, ये नहीं होगा, 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल सी होगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करोगे तो साथियों आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रश्नों को हल करने में, और इजी रहेगा। अच्छे प्रश्न आप कवर कर पाओगे, यानी ज़्यादा प्रश्न कवर कर पाओगे।
और आपके जो प्रश्नों की जो एक्यूरेसी है वो अच्छी रहेगी। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए? इसको हम सरल भाषा में कहें तो सिविल सेवकों को संरक्षण कौन प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? देखिए 300 अनुच्छेद में तो उनके पद का वर्णन है, 311 में उनको संरक्षण है, 312 के अंतर्गत पहले भी बताया है कि जो राज्यसभा है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है, 317 में उनको हटाए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार से तो इसमें आ जाएगा 311। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये सभी देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से है, यानी 4 किस में है उसको काट दो। क्या हल करने का तरीका ये है, ये है, ये है, तो 4 बलवंत राय मेहता समिति नहीं है, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यह आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किनके चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय व्यवस्था को अपनाया गया है? तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री दिख रहा है आपको, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव होता है। कैसे होता है? वो लोकसभा सदस्य होता है, ये देखिए। तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब जिसमें भी 3 है उसको उड़ा दीजिए। पहले देखिए, इसमें 3 है, इसको उड़ा दीजिए, इसमें नहीं है, तो इस केवल ये है, प्रधानमंत्री का नहीं है, बाकी सबका इससे होता है एकल संक्रमण। तो 3 वाले यहाँ पे 1 2 4 5 सी आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन काट के करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 325 कहता है कि भी किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म और रंग के आधार पर उसको मत देने से आप वंचित नहीं कर सकते हो, इसलिए ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। अगला देखिए, ये सिद्धांत की भारत के संविधान की मूल संरचना अथवा आकृति जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, किसमें, यानी कि मूल ढांचा किसमें आया था? आपको ही पता है, केशवानंद भारती में आया था। ये फैसला कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। ये आप देख लीजिए, शंकरी प्रसाद 1951 में, गोलकनाथ 1967 में, मिनरवा मिल 1980 में। अब ये भी आप याद कर लीजिए। अगला है, संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान में, यानी संशोधन किससे होता है? तो 368 से, अनुच्छेद 368 से। अगला देखिए, मिलाना है, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो दल बदल से, तो इसमें आ जाएगा 4। फिर कितने 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, इसमें आ जाएगा 3। फिर 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 21 से 18 आयु का, तो ये हो जाएगा 1। 86वां संविधान संशोधन 2002 ही है ना, 86वां संविधान संशोधन, 1 सेकेंड, 86 2006 नहीं, ये गलत है, 2006 नहीं है भैया, 2002 है, ठीक है ना। ये तो 86वां संविधान संशोधन 2002, तो ये क्या आ जाएगा? शिक्षा से संबंधित है। एक बार मैं वापस लगा देता हूँ, देखिए ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 61वां हो जाएगा 1, फिर इसके बाद में हो जाएगा ये 86वां हो जाएगा 2, तो यानी ये जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ पे? 4 3 1 2 भैया, बी आंसर हो जाएगा। इसको आप संशोधन कर लीजिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय इंदिरा गांधी जी थे, वो उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या किया है, उन्होंने तो राष्ट्रपति को तक बाध्य कर दिया है कि आपको साइन करने पड़ेंगे। तो ये 42वां संविधान संशोधन उसी समय आया था 1976 में, तो राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, तब उन्होंने वापस एक ऑप्शन दे दिया है कि वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं किसी भी विधेयक को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 34वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा के सीटों से। किससे संबंधित है? राज्यसभा। देखिए, समवर्ती ये किस में आ जाएगा? अनुसूची 7 में। भाषाएं किस में आएगी? अनुसूची 8 में। जनजाति के लिए किस में आएगा? अनुसूची 5 में। यह अनुसूची 4 मिलान करना है। अगला, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो तीसरी है शपथ। चौथी किससे संबंधित है? चौथी है राज्यसभा। 9वीं किससे है? 9वीं देखिए, 9वीं विशेष अधिनियमों की मान्यता से। और 10वीं किससे है? तो दल बदल से। किससे है? दल बदल से। अगर 8वीं होती तो किससे आ जाती? भाषा। तो इस प्रकार आप मिला सकते हो, यानी कि 5, फिर इसके बाद में 5 3 किस में आ रहे हैं? 5 3, ठीक है। 5 3 1 और 2, 5 3 1 2, ये आ रहा 5 3 1 2। तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास हम लेके आते रहेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की क्लास से देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।